ओके दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ BMW BEE जो कॉमन सब्जेक्ट है, सभी ब्रांचों के लिए इम्पोर्टेंट है और कॉमन चल रहा है। इसको आज हम पहला लेक्चर आज स्टार्ट करेंगे दोस्तों, और इसमें हम ओवरव्यू ऑफ DC सर्किट का ओवरव्यू ही आज लेंगे और अच्छे तरीके से उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ओवरव्यू ऑफ DC सर्किट जैसा कि चैप्टर फर्स्ट है, उसके बारे में अब हम आज चल रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे लिखे गए हैं। आपका चैप्टर फर्स्ट है आपका ओवरव्यू ऑफ DC सर्किट। चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं BEE जो इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर के लिए है, BMW में EE ये पार्ट, और फिर जनरल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट। ठीक है, तो इतने सब्जेक्ट जो आपके इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल तीनों के लिए कॉमन है, ये सब्जेक्ट हम डील करने जा रहे हैं। इसका चैप्टर फर्स्ट है आपका ओवरव्यू ऑफ DC सर्किट। इसका नाम है क्या? ओवरव्यू ऑफ DC सर्किट। इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं DC सर्किट का अवलोकन। DC सर्किट का अवलोकन। तो आज हम इसका ओवरव्यू भी लेंगे, इसके बारे में आज हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, आगे हम डिटेल स्टडी करेंगे ही। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको जानने से पहले, वैद्युत आवेश को जानने से पहले, वैद्युत आवेश को समझने से पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझाएंगे कि इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, हर बात है, सब कुछ यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। इसको जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है। तो मैटर के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। मैटर क्या होता है, पदार्थ हम किसे कहते हैं? पदार्थ, देखिए, पदार्थ जिस वस्तु में भी मास होता है, जो प्लेस ऑक्युपाई करती है, जिसमें मास होता है, जो स्थान घेरती है, उसी को हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ये तो डिफिनीशन हो गया। अगर साधारण बातों में अगर पदार्थ को समझना है तो आप कह सकते हैं कि इस नेचर में जितने भी वस्तुएं आप देख सकते हैं, जिसे आप नहीं देख सकते, उनका अनुभव कर सकते हैं, वो सब आपके क्या हैं? पदार्थ हैं। जैसे ये आपका लाइट पेन हो गया, आपका ये कुर्सी हो गया, मेज हो गया, जितने भी वस्तुएं जिनको आप आंखों से देख सकते हैं, ये तो आपके लिए सिंपल डिफिनीशन है। अगर इसको अपने डिफिनीशन में अगर इनको देखेंगे तो हर एक मटेरियल में क्या होता है? मास होता है, उसमें भार होता है, वेट होता है, और एक निश्चित स्थान भी घेरती हैं। तो सब क्या है? पदार्थ हैं। तो अगर इन पदार्थ को हम एनालिसिस करें तो हम पाएंगे कि ये जो पदार्थ होते हैं वो बने होते हैं किससे? स्मॉल पार्टिकल से। किससे बने होते हैं? स्मॉल पार्टिकल से। ठीक है, छोटे छोटे कणों से ये क्या होते हैं? बने होते हैं। जो पदार्थ होते हैं वो किसके से बने होते हैं? छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई भी मटेरियल है और उसको आप बहुत छोटे छोटा पार्ट आप कर सकते हैं, उसके छोटे छोटे कणों में तोड़ सकते हैं, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स मिले हैं, तब जाकर के पदार्थ का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। अगर उन कणों की अगर हम बात करें, जो छोटे छोटे कण हैं, अगर उन कणों की हम बात करें तो सारे कण किससे बने होते हैं? मॉलिक्यूल्स से। किससे बने होते हैं? मॉलिक्यूल से, जिसको हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। अगर हम एक अणु की बात करें तो एक अणु बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, यानी कि एक जो मॉलिक्यूल्स है, इसका एक मॉलिक्यूल्स बहुत सारे एटम से क्या होते हैं? बने होते हैं। यानी किससे बने होते हैं? ये एटम से बने होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु। अब ये जो परमाणु होते हैं वो तीन फंडामेंटल कणों से बने होते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीन फंडामेंटल क्या हैं?
पार्टिकल हैं जिससे क्या बने होते हैं, आपके एटम बने होते हैं। इसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन शब्द है, इसी से इलेक्ट्रिकल शब्द आपका जनरेट हुआ, इसी से इलेक्ट्रिकल शब्द का निर्माण हुआ। कहाँ से? इलेक्ट्रॉन शब्द से ही। क्योंकि आपके इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे डिवाइसेस हैं, सब में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तभी वर्क करते हैं, बिना इनके वर्क नहीं करते हैं। इसलिए इसी से रिलेटेड एक ब्रांच का जन्म हुआ जिसको हम इलेक्ट्रिकल कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब किसी कंडक्टर में, जैसे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, आपका सोना, जिस कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है तो इसका अध्ययन जिस हम शाखा में करते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं। और जब यहाँ पे किसमें? कंडक्टर, चालक पदार्थ में अगर धारा बहती है उसका अध्ययन हम जिसमें करते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। लेकिन जब सेमी कंडक्टर में ही करंट फ्लो कराते हैं, किसमें? सेमी कंडक्टर में, तो इसका अध्ययन हम इंजीनियरिंग के जिस ब्रांच में करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक डिफरेंस आपके सामने हुआ। करंट यानी कि यही इलेक्ट्रॉन मूव करती है, अगर ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में मूव कर रही है तो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगा। अगर यही इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर में मूव कर रही है और उसका अध्ययन हम जिस इंजीनियरिंग के शाखा के अंतर्गत कर रहे हैं, ब्रांच के अंतर्गत कर रहे हैं, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कहेंगे। ये बेसिक डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखेंगे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स, दो प्रकार के चार्ज कैरियर यूज किए जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें डीसी सप्लाई का यूज होता है। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, ईयरफोन हो, ब्लूटूथ हो गया, बहुत सारी डिवाइसेस जो बन के आ रही हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, सब में बैटरी यूज होती हैं और सब के लिए डीसी सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए डीसी सप्लाई की आवश्यकता है और इलेक्ट्रिकल के लिए एसी सप्लाई की आवश्यकता है। बेसिक डिफरेंस अगर देखें तो यही आपको मिलेगा। यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, जो भी इलेक्ट्रिक शब्द आया है वो सब आया कहाँ से है? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन से आया है। तो आपने समझ लिया कि हर एक मैटर में जो भी पदार्थ, जो कुछ भी हमें दिखता है, सब में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न हो। अब इसमें जो आपका ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये जो होते हैं, इनके अगर स्थिति की हम बात कर लें तो इनके कंडीशन की अगर हम बात कर लें तो क्या होता है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें ना, इलेक्ट्रॉन की बात करें, एटम की सबसे प्रारंभिक स्मॉल पार्टिकल्स है। ठीक है, सबसे प्रारंभिक स्मॉल पार्टिकल्स है जिसको हम क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए कि आप हैं, आपके पिताजी कोई होगा, उनके पिताजी कोई होगा, उनके पिताजी कोई होगा, ऐसे एक श्रृंखला चलती चली आ रही है परिवार में। और वैसे ही सबसे पहले क्या है? पूरा ब्रह्मांड, जितनी भी सृष्टि आपको दिख रही है, सब पूरा ब्रह्मांड कैसे बना हुआ है? सारा पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है विभिन्न पदार्थों से। सारे, जैसे आपका सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गया, ऐसे 8-9 ग्रह हो गए, पेड़ पौधे हो गए, घर हो गया, सब कुछ जितना भी दिख रहा है सब पदार्थ दिख रहा है। इस सब पदार्थों से क्या बना है? पूरा ब्रह्मांड बना है, पूरी सृष्टि बनी हुई। अगर हम एक पदार्थ की बात करें तो पदार्थ छोटे छोटे कण से, छोटे छोटे कण की बात करें तो अणु से, अणु की बात करें तो परमाणु से, परमाणु की बात करें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। यानी कि हर पदार्थ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसका जो चार्ज होता है, इस पर जो आवेश होता है, क्या होता है अभी हम डिस्कस कर लेंगे। इस पर वो होता है -1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। ठीक है, अगर हम प्रोटॉन की बात करें ना, इसमें प्रोटॉन, इसका जो चार्ज होता है 1.9 × 10⁻⁹ कूलाम। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें दोस्तों तो इस पर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। पर क्या होता है? कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि हर पदार्थ में जितना ही प्रोटॉन होते हैं उतना ही न्यूट्रॉन होते हैं और दोनों का चार्ज प्लस माइनस इक्वल है। इसीलिए हर मटेरियल इलेक्ट्रिकली क्या होती है? न्यूट्रल होती है। हर मटेरियल क्या होती है? इलेक्ट्रिकली क्या होती है दोस्तों? न्यूट्रल होती है, क्योंकि उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही उसके अंदर क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। इसीलिए वो क्या होती है? हर एक मटेरियल क्या होती है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति होती है, इसके परमाणु के केंद्रीय भाग में होती है, सेंट्रल पार्ट में होती है। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके केंद्र में होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या होते हैं बेटा? चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में, सबसे बाहरी सेल में होते हैं, इनको हम सेल बोलते हैं।
जो इनका चक्कर है, जो आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इस नाभिक से न्यूक्लियस से वीकली अटैच्ड होते हैं, बहुत कमजोर रूप से अट्रैक्ट होते हैं, उसी इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं दोस्तों? इसी इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को ही हम क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन की परिभाषा कोई आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? कि जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, जो न्यूक्लियस से वीकली अटैच्ड होते हैं, उसी इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन, जो आसानी से सर्किट में फ्लो होने के लिए क्या हो सकते हैं? मुक्त हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये तो था मटेरियल के बारे में। अभी छोटा सा डिस्कस मैंने मटेरियल के बारे में किया ताकि मटेरियल के अंदर क्या क्या होता है आप समझ सकें, आप जान सकें। इसमें बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट मैंने नहीं बताया। जैसे आप हैं, आपके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, वैसे पहले पदार्थ है, उसके बाद छोटे छोटे कण हैं, उसके बाद अणु हैं, और उसके बाद परमाणु है, परमाणु के बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। सिंपल सा मैटर, कोई बहुत उसमें हमने गंभीर चीज़ें नहीं बताई हैं आपको, बस सिंपल बातें ही बताई हैं। तो ये हो गया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ना वैद्युत आवेश के बारे में, कि वैद्युत आवेश वास्तव में होता क्या है। अगर इसके हम डिफिनीशन की बात करें तो इसका डिफिनीशन क्या होगा, हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो वैद्युत आवेश के अगर हम डिफिनीशन की बात करें ना, तो हम कहेंगे किसी पदार्थ के अंदर जो विद्युत की मात्रा होती है, किसी पदार्थ में, पदार्थ मतलब किसी मैटर में जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसी को क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। इसको हिंदी में अगर लिखें तो हम लिखेंगे किसी पदार्थ में, किसी पदार्थ में, किसी पदार्थ में वैद्युत की मात्रा को, किसको? वैद्युत की मात्रा को क्या कहते हैं? वो वैद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते, क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। किसी पदार्थ में जो विद्युत की मात्रा है, क्या है इस चीज को अभी मैं डिफाइन करूंगा। इसी चीज को अगर इंग्लिश में लिखें तो आप क्या लिखेंगे? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या लिखेंगे? इन एनी मैटर। इसको हम कैसे लिखेंगे? क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या? इलेक्ट्रिसिटी इन एनी मैटर, मैटर मतलब पदार्थ, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या? इलेक्ट्रिक quantity of electricity, it is represented by q and units of this units of this charge is coulomb। इसका जो यूनिट होता है कूलाम होता है, और इसको हम q से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो बातें हम आगे बढ़ा सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं इसमें, इसको q से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक कूलाम होता है। एसआई सिस्टम में क्या होता है? कूलाम होता है। यही बात यहाँ भी लिख सकते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई क्यू एंड यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलाम। ये होगा इसका संपूर्ण डिफिनीशन। ये तो मैंने जो भी बातें आपको बताई ये कुछ और नहीं बल्कि एक छोटा सा डिफिनीशन था, लेकिन इसका मतलब क्या है इसको जरा हम समझते हैं। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए किसी पदार्थ में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। कोई पदार्थ है, उसका हमने वो किया, क्या किया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, उसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन मिला। किसी पदार्थ में हमने देखा कि उसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन मिले। किसी पदार्थ में हमने देखा तो उसमें हमने देखा उसमें 1 2 3 ऐसे इलेक्ट्रॉन मिले।
तो अगर हम विद्युत की मात्रा की बात करें तो इसमें जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है। इसमें अगर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर हैं। इसमें कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, जहां ई है क्या? -1.6 इंटू -19 कूलम। ठीक है, यही है ई। तो यानी कि हर पदार्थ में विद्युत की अलग अलग क्या होती हैं? मात्राएं होती हैं, वो रिप्रेजेंट होती है कि उसमें चार्ज कितना है। अगर मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 है, 2 3 है, 3, ऐसे मान लीजिए किसी पदार्थ में n इलेक्ट्रॉन है तो उसमें टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? n इंटू ई। ये केवल इलेक्ट्रॉन को ही रिप्रेजेंट नहीं करता, ये चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो प्रोटॉन हो। ठीक है, इसीलिए इसको प्लस माइनस, अगर प्रोटॉन है तो प्लस, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस। तो ये होती है आपकी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये होती है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये होता है विद्युत की मात्रा। तो किसी पदार्थ में जो विद्युत की टोटल मात्रा है वही क्या कहलाता है? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी को हम क्या कहते हैं? चार्ज। क्या कहते हैं इसको? चार्ज का। ठीक है, तो जब पदार्थ में ये चार्ज फ्लो होता है, क्या होता है? जब ये पदार्थ में ये चार्ज फ्लो होता है तो इसी का एक नया नाम कहते हैं क्या? करेंट। यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करेंट। जब चार्ज सर्किट में फ्लो करता है तो इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो हम आगे इसका भी डिफिनीशन पढ़ेंगे। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वैद्युत आवेश क्या है तो सिंपल एक लाइन में डिफिनीशन उसका बताएंगे। किसी पदार्थ में जो विद्युत की मात्रा होती है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एनी मैटर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू एंड यूनिट्स ऑफ दिस चार्ज इज कूलाम। एसआई सिस्टम में इसका मात्रा क्या होता है? कूलाम होता है। बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया है ताकि आप इसको आसानी से क्या कर सकें? समझ सकें दोस्तों। तो ये हो गया। अगर हम बात करें कि अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, मैंने आपको क्या क्या बताया? बहुत सारी बताएं। चार्ज को के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैंने बहुत कुछ आपको बताने की कोशिश किया है। अब ये जो चार्ज होता है ना, ये जनरली जनरेट होता है फ्रिक्शन से। अगर स्टैटिक चार्ज की हम बात करें तो जनरली क्या होता है? फ्रिक्शन से जनरेट होता है। फ्रिक्शन, घर्षण, तेज घर्षण से ये चार्ज ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? जनरेट हो जाता है। जैसे ग्लास सिल्क हैं, उनको रगड़ेंगे तो उनमें देखेंगे परस्पर निगेटिव चार्ज, परस्पर एक दूसरे के अपोजिट चार्ज उनमें आ जाते हैं। और ऐसे ही आप देखते हैं जब आकाशीय बिजली तेज गर्जना होती है बादलों में तो वहाँ हाई वोल्टेज पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। अर्थ का पोटेंशियल है लो, बीच में जो एयर होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। ब्रेक डाउन होने का मतलब उनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए, उनको बोलते हैं ब्रेक डाउन होना। आपका एयर इंसुलेटर है लेकिन हाई वोल्टेज के कारण इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं एयर से, एयर ब्रेक डाउन हो जाती है तो करंट फ्लो हो जाती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? आकाशीय बिजली कहते हैं। यही इलेक्ट्रॉन सर्किट में फ्लो करती है, यही इलेक्ट्रॉन सर्किट में फ्लो करती है और क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। तो अब देखिए, अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है तो क्या ये चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते हैं सर्किट में? जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है तो क्या ये चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन सर्किट में मूव नहीं करते हैं? करते हैं, लेकिन जिग जैग मोशन होता है। इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में मूव करते हैं, जो आपके घर में कंडक्टर से उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, लेकिन वो जिग जैग मोशन करते हैं। वो जाते हैं किसी एटम से टकराते हैं, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, फिर कहीं जाते हैं टकराते हैं, फिर अपना डायरेक्शन, ऐसे उनका जिग जैग मोशन होता है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो उनका नेट मोशन होता है वो जीरो होता है, इसलिए वो अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुँच पाते हैं और रिलेटेड जो भी लोड है उसको ऑपरेट नहीं कर पाते हैं। जब उनको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है तब वो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित डायरेक्शन में तेजी से मूव करते हैं और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं और अपने लोड को क्या कर लेते हैं? एक्टिवेट कर लेते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन जब तेजी से मूव करते हैं तो एटम से टकराते हैं, एटम से टकराते हैं तो इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी को डिस्ट्रॉय करते हैं, क्षति होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी में, गतिज ऊर्जा में। और जब डिस्ट्रॉय होता है तो वही काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे आपका जो भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होती हैं वो क्या हो जाती हैं? इसी के कारण दोस्तों हीट हो जाती हैं। समझ में आई बात? तो यही आपका चार्ज है, यही फ्लो करता है, करंट बनती है। इसी करंट से हम बहुत सारे चीज़ों को बनाए हैं और इसी से रिलेटेड बहुत सारे डिफिनीशंस हैं जिनको हम क्या करेंगे? बारी बारी से दोस्तों स्टडी करेंगे। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं
टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में ये दो प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी आपकी इसमें होती है। एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद होती है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। हम आपको बता देना चाहेंगे कि पूरा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी सिलेबस आपका कवर किया जाएगा, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया जाएगा, एक एक पॉइंट का डिफिनीशन आपके सामने लिखा जाएगा। उसमें बिल्कुल आप मत समझिएगा, क्योंकि पहला चैप्टर है, पहला दिन है, इसमें इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा हट के चीज़ों को हम बता रहे हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि हर जगह वैसा ही चलेगा, कुछ नहीं, आपके सिलेबस के अनुसार ही बातें बताई जाएंगी। लेकिन पहला चैप्टर में इसमें आपका इंटरेस्ट आए, इसलिए थोड़ा सा कुछ अदर भी चीज़ें बताई जा रही हैं। तो ये है आपका, अगर हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करेंगे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम बोलते हैं क्या, विद्युत्की के प्रकार, विद्युत्की के। देखिए बेटा, दो प्रकार के होता है, एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसको क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत की। क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत। अगर इसकी डिफिनीशन की बात कर लें, दोनों लैंग्वेज मिक्स करके लिख लेते हैं, तो लिखेंगे वह ब्रांच, वह ब्रांच जिसमें जिसमें स्टैटिक चार्ज का अध्ययन किया जाता है। किस चार्ज का, स्टैटिक मतलब स्थिर चार्ज का। वह ब्रांच जिसमें स्थिर चार्ज का, स्टैटिक चार्ज का क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। क्या कहलाता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या कहता है, कहलाता है। वह ब्रांच जिसमें हम स्टैटिक चार्ज का स्टडी किया जाता है क्या कहलाता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। तो देखिए क्या है ये चीज़, इसको हम देखते हैं, ये क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है। यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है, कैपेसिटर है। कैपेसिटर में क्या होते हैं, दो प्लेटें होती हैं। एक प्लेट होती है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरी प्लेट होती है जिसमें क्या होती है, निगेटिव चार्ज होता है। एक पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे क्या होती है, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या है, स्थिर है, इसलिए इसका पूरा अध्ययन क्या कहलाता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। जब भी चार्ज स्थिर होता है तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण करता है। यहाँ पे लिख सकते हैं, जब चार्ज स्थिर होता है, जब चार्ज, इसको बढ़ा सकते हैं, जब चार्ज स्टैटिक होता है, क्या होता है, स्टैटिक होता है, तो वह वह सदैव वह सदैव इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण करता है। किस फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण करता है। जब भी चार्ज स्थिर होता है तो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करता है, निर्माण करता है। तो यहाँ पे जो फील्ड आएगा ना, वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या खींचते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन, जिसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखा। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत वैद्युत बल। ठीक है, हम क्या बता रहे हैं आपको, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि अब इससे बाद हम सिलेबस के अनुसार हर एक डिफिनीशन का अध्ययन करेंगे, तो वहां पे आप पढ़ क्या रहे हैं, पहले इसको तो आप जान लें, आपको पढ़ना क्या है,
आप क्यों इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, इसका अध्ययन कहाँ किया जाता है, इसका जो भूमिका है, इंट्रोडक्शन है, पहले उसको समझिए, फिर अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आपके पॉइंट्स को तो डिस्कस किया ही जाएगा। तो पहले इसका मतलब क्या है कि आप पढ़ क्या रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, उसके बारे में पहले हम आपको क्या कर रहे हैं, अवगत करा रहे हैं। तो यहाँ पे चार्ज स्थिर है, कौन सा फील्ड बनाई, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक है, का प्रभाव कहाँ तक है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए काल्पनिक रेखाएं खींचते हैं जो प्लस से माइनस की ओर क्या करते हैं, मूव करते हैं। कभी एक दूसरे को काटते नहीं है, क्योंकि जहाँ काटेंगे वहाँ टेंजेंसी के कारण डबल डायरेक्शन रिप्रेजेंट होगा, जो संभव नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका, अब देखिए, अब इस मटेरियल के अंदर हम क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरते हैं। इंसुलेटर ही वो भी होता है, लेकिन उसके अंदर इंसुलेटर से थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, इंसुलेटर से अपडेट प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, जैसे ये पोलराइज हो सकते हैं, ये इस इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन को अपने अंदर सोख सकते हैं, यानी कंडेंस कर सकते हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज इसमें होते हैं। तो मान लीजिए हमने कांच, एल्यूमिनियम, हमने कांच, ग्लास, रबड़ और आयल जैसे कुछ भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम इसके अंदर जब भर देते हैं तो होता क्या है, मान लीजिए कि हमने इसके अंदर भर दिया, तो देखिए, तो इसमें होता है, हर मटेरियल में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो जब इसमें मटेरियल भर देते हैं ना, मटेरियल भर देते हैं इसमें, तो इसमें पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन होने का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, पोलराइजेशन होने का मतलब क्या है कि इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव, दोनों चार्जेज हैं इसमें मटेरियल में, तभी इंसुलेट दोनों चार्ज हैं। इसके अंदर जो आपका निगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव प्लेट की ओर, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो निगेटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे ध्यान दीजिए, ऐसे ये आपका प्लस 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 है, ये आपका माइनस 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 है। अब जो मटेरियल आपने इसमें भरा है उसमें जो माइनस चार्ज है वो प्लस प्लेट की ओर, और जो प्लस चार्ज है वो माइनस प्लेट की ओर पोलराइज हो जाता है। हम क्यों ये सब बात बता रहे हैं, इसके पीछे रीजन आपको बहुत अच्छे से अभी एक रिजल्ट सामने आ जाएगा, आप इसमें देखेंगे एक रिजल्ट आपके सामने अभी आपको मिलेगा। इसमें क्या हो जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है। जो भी हम इंसुलेटिंग मटेरियल इसके अंदर हम रखते हैं उसमें क्या होता है कि उसमें जो निगेटिव चार्ज है वो प्लस की ओर, और जो प्लस पॉजिटिव चार्ज है वो निगेटिव प्लेट की ओर क्या हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है। यानी कि बाहर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको ये डायरेक्शन हो गया, एक्सटर्नल वाले का डायरेक्शन इधर से इधर हो गया, इंटरनल वाले का डायरेक्शन इधर से इधर हो गया। हमेशा प्लस से माइनस की ओर इनकी दिशा होती है। अब बताइए, मटेरियल जब नहीं भरते तो केवल एक ही रास्ता था, केवल एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड था, लेकिन भर दिए तो अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की ओर आ गई। यानी कि जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। क्यों, क्योंकि अपने अंदर मटेरियल भर दिया। कैपेसिटर के अंदर इस तरह के मटेरियल क्यों भरते हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं। जैसे पेपर भर दिए, पेपर कैपेसिटर, आयल भर दिए तो आयल कैपेसिटर, जो भी मटेरियल भरते हैं उसके अनुसार इसका नाम हो जाता है। इसका नाम एक और होता है कंडेंसर। कंडेंसर क्यों कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन ये जो जा रही है प्लस से माइनस की, इसको अपने अंदर क्या करता है, ये कंडेंस करता है, सोखने का काम करता है, इसलिए इसका एक और नाम कंडेंसर भी है। तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस से प्लस, यानी कि जो रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नेट क्या हो गई, इसकी वैल्यू कम हो गई। तो जब इसकी वैल्यू कम हो गई तो आप फार्मूला पढ़े हैं, इनके क्रॉस मान लीजिए डिस्टेंस डी है, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज है, मान लीजिए इनके क्रॉस वोल्टेज क्या है, वी है। तो आप फार्मूला पढ़े हैं V इक्वल टू ई इंटू डी, ये शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं इंटर हाई स्कूल में। इनके बीच एक रिलेशन होता है वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में, V इक्वल टू ई इंटू डी। साथ साथ हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम हो रही है तो वोल्टेज भी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज भी कम हो जाएगा। यानी क्रॉस जो वोल्टेज, नेट वोल्टेज है वो वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरने से एक अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है जो बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज कर रहा है, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो गई, जिससे वोल्टेज की वैल्यू कम हो गई। तो यहाँ से हम देखेंगे C अपान क्या होता है, Q अपान V। तो V की वैल्यू कम हो गई तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ गई, इसकी धारिता बढ़ गई, ज़्यादा से ज़्यादा ये चार्ज स्टोर करेगा, जिससे अच्छा से अच्छा वर्क परफॉर्म करेगा दोस्तों। ठीक है, अगर हम कैपेसिटर के बारे में बात कर रहे हैं तो कई दिन हो जाएंगे, तो हमको बहुत ज़्यादा बात नहीं करना है। सीधे हम ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे चार्ज क्या है, स्टैटिक है।
तो स्टैटिक चार्ज है कैपेसिटर में, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण कर रहा है, जिससे रिलेटेड बहुत सारे टर्म हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये आपका डाइलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन को अपने अंदर से पास कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन को अपने अंदर से पास कर रहा है, तो इस प्रॉपर्टी को परमिटिविटी कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम आगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ेंगे। तो ये आपका पूरा ब्रांच क्या कहलाएगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें चार्ज के स्टैटिक स्टडी का स्टैटिक फॉर्म का हम क्या करते हैं, स्टैटिक फॉर्म का क्या करते हैं दोस्तों, स्टडी करते हैं। अब हम इसका दूसरा शाखा जिसको हम डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आपका इसके आगे जो पूरा BEE है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आधा पार्ट आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, अब फिर आधा पार्ट आपका डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके अगले ब्रांच के बारे में, जिसका नाम है डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम है, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। ये समझ लीजिए कि पहला चैप्टर का इंट्रोडक्शन चल रहा है, पहले चैप्टर का क्या चल रहा है, इंट्रोडक्शन चल रहा है। तो ये आपका क्या है, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम क्या कहते हैं, गतिक विद्युत की। क्या कहते हैं हम, गतिक विद्युत की, गतिक विद्युत की। इसको हम क्या, अगर इसको हम डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, वह ब्रांच, ये क्या कहलाएगा, वह ब्रांच जिसमें 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 चार्ज के डायनामिक स्टेट का स्टडी करते हैं। इसका अध्ययन करते हैं, डायनेमिक स्टेट का अध्ययन करते हैं, डायनेमिक स्टेट का स्टडी करते हैं। क्या कहलाता है, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाता। एक बात इसमें जरूर ध्यान दीजिएगा, एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि जब चार्ज मूव करता है, जब चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन, जब चार्ज आपका क्या करता है, मूव करता है, जब चार्ज मूव करता है तो कौन सा फील्ड बनाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करता है। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड का, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का क्या करता है, निर्माण करता है। जब आपका चार्ज मूव करता है तो किसका निर्माण करता है दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करता है। इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करते हैं तो कौन से फील्ड बनाते हैं, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। तो चार्ज के मूवमेंट से क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और चार्ज के मूवमेंट का हम जहाँ अध्ययन करते हैं इंजीनियरिंग के जिस ब्रांच में, उसको हम क्या बोलते हैं, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जिस ब्रांच में हम चार्ज के मूवमेंट का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो जब ये चार्ज मूव करेगा ना तो क्या बनाएगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो उसको अगर हमें आपको देखना हो तो कोई आप मैग्नेटिक मटेरियल लाइए और उसमें क्या करिए, ऐसे तार लपेट दीजिए। क्या कर दीजिए, ऐसे तार लपेट दीजिए और इसको दे दीजिए आप सप्लाई। मान लीजिए आप DC सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, प्लस है माइनस, तो इसमें क्या होने लगेगी, करंट फ्लो होने लगेगी। तो जैसे ये करंट फ्लो होने लगेगी इसमें ना, तो ये आपका पूरा मटेरियल क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। यानी कि जब ये चार्ज इसमें मूव करने लगेगी तब क्या बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। ये पूरा क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। अब कौन सा सिरा इसका यन होगा, कौन सा सिरा यस होगा, ये हमारे लिए थोड़ी सी चुनौती की बात हो गई। इस बात को जानना कि इसका कौन सा सिरा यन होगा, कौन सा सिरा यस होगा, तो इसको जानने का बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे एक घड़ी लगा दीजिए, एक घड़ी, तो देख रहे हैं करंट घड़ी के चलने की दिशा में फ्लो हो रही है, तो ये सिरा यस हो जाएगा। यहाँ घड़ी चलेगी ऐसे या करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, यानी कि ये सिरा क्या हो जाएगा, यन हो जाएगा।
तो जिस साइड में क्लॉकवाइज करंट फ्लो होती है वो यस होता है, जिसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होती है वो यन होता है। अगर ऐसे नहीं जानते हैं तो उंगलियों को करंट के डायरेक्शन में रख लीजिए, तो आपका अंगूठा हमेशा यन सिरे को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। यन सिरा हो गया, ये आपका क्या हो गया, यस सिरा हो गया। ठीक है। तो अब जरा सा एक बार दिमाग से सोच लीजिए हमारी एक बात। हमने बताया कि चार्ज जब मूव करता है तो क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो आपका ये मैग्नेट बन गया। अब इसके आसपास कितना, कहाँ तक, किस एरिया तक मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब कहाँ में एन सिरे को रखें तो रिपल करेगा, एस सिरे को रखें तो अट्रैक्ट करेगा, कहाँ तक इसका रेंज है। उस रेंज को जानने के लिए हम क्या खींचते हैं, हम खींचते हैं दोस्तों, क्या खींचते हैं, हम खींचते हैं आपका मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन, जो आपका यन से यस की ओर जाता है। और ये क्या होता है, काल्पनिक होता है। बाहर यन से यस की ओर जाता है, लेकिन ये अंदर हमेशा यस से यन की ओर जाता है दोस्तों। हमेशा ये कहाँ जाता है, अंदर यस से यन की ओर जाता है। अंदर इसकी दिशा क्या हो जाती है, बाहर के कंपेरिजन में अलग होती है, उल्टी होती है, ध्यान दीजिएगा। अब ये जहाँ तक वैद्युत बल, ये आपका मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन जहाँ तक जाएगा वहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, उससे बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। तो चूंकि एयर में पास हो रहा है, तो एयर के पास एक प्रॉपर्टी है जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स को अपने अंदर से पास होने दे रहा है। तो एयर की इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, परमीबिलिटी। आगे पढ़ाएंगे, अच्छे तरीके से समझाएंगे कि ये एयर की जो प्रॉपर्टी है जिससे इसके अंदर से आपका ये फ्लक्स पास हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, पर आखिर मटेरियल है, इसके अंदर से भी फ्लक्स पास हो रहा है ना, इसके प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, परमीबिलिटी। हमें प्लास्टिक लगा देंगे तो क्या पास होगा, नहीं पास होगा। ठीक है। तो आपने क्या देखा कि मैग्नेट में जैसे करंट फ्लो हुआ, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन गया, यानी कि एक मैग्नेट का निर्माण हो गया। तो आखिर ये निर्माण हुआ कैसे, चार्ज के फ्लो होने से। और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि हर पदार्थ में परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं होते हैं, मूव करते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज है, चार्ज मूव करता है, इसलिए हर एक परमाणु क्या होता है, एक छोटा सा मैग्नेट होता है दोस्तों। हर एक परमाणु क्या होता है, हर एक परमाणु एक छोटा मैग्नेट होता है, जिसके दो पोलैरिटी होती हैं, एक होता है यन, एक होता है यस। क्या होता है, एक यन होता है, एक यस होता है। तो यानी कि हर पदार्थ के अंदर ये जो छोटे छोटे परमाणु हैं वो क्या बोलते हैं, मैग्नेट होते हैं। लेकिन ये जो परमाणु, ये जो मैग्नेट है ना, सब तितर बितर होते हैं, एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड दूसरा परमाणु कैंसिल कर देता है, यानी कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। ठीक है। इसीलिए जब इनको हम सप्लाई देते हैं तो सारे आपके यन एक साइड हो, धीरे धीरे होना शुरू होते हैं, और सारे यस एक साइड हो, धीरे धीरे होना शुरू करते हैं। जैसे जैसे होते रहते हैं वैसे वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स की मात्रा बढ़ती जाती है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। जब करंट बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा देते हैं कि सारे के सारे परमाणु एक दिशा में निर्देशित हो गए, अलाइनमेंट हो गए, तब मैग्नेटिक फ्लक्स का बढ़ना, यानी कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी का बढ़ना बंद हो जाता है। करंट आप कितना हो बढ़ाई, मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ने वाली नहीं होती है। तो आपने क्या देखा, आपने पढ़ा क्या आज के लेक्चर्स में, मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया चार्ज क्या होता है, किसी पदार्थ में विद्युत की मात्रा। हम आगे जितने भी स्टडी करेंगे उसको हमने कैटेगराइज किया, एक आपके स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में, और एक कैटेगरी हमने बनाया डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी का। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पहले हम पढ़ लेंगे, जितने जहाँ जहाँ चार्ज स्टैटिक होगा, छोटा छोटा होगा, आप सिलेबस के अनुसार जैसा होगा सब कुछ बताया जाएगा। अब फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड में बहुत सारे लॉ, जैसे फैराडेज लॉ, लेंज लॉ, राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, थंब रूल, कार्क रूल, बहुत सारे रूल्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड हैं, उनसे सारी बातें बताई जाएंगी। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगने वाला है सब्जेक्ट, आप ज़रूर पढ़िए, अपने दोस्तों को बताइएगा, और अच्छे से अच्छे तरीके से आप इसको लाइक और शेयर जरूर करिए, और इन दोस्तों को जरूर बताइए, ताकि हम टीचरों का भी मनोबल बना रहे और आपके लिए अच्छा से अच्छा मटेरियल लाएँ दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, इस प्रकार से डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है आपने देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट में हम बात कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको भी हम निकाल लेते हैं। आप किताब जब खोलेंगे तो उसमें एक चीज़ आती है, एक कूलाम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कहाँ से आए हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम आपको बता दें इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट
करेंट। करेंट इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम कहते हैं वैद्युत धारा। ये दो प्रकार का होता है, आपके सिलेबस में ऐसे होगा इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहले तो हम ये तो जाने कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पहले इलेक्ट्रिक करंट को जानेंगे, फिर हम इसके टाइप्स को जानेंगे। तो पहला फंडामेंटल आपको क्या जानना है? इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है ये। तो इसको हम अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो हम ऐसे कहेंगे क्या, ठीक है, इसको आप कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। चार्ज क्या है? आवेश बताए, चार्ज क्या है? विद्युत की मात्रा। जब ये विद्युत की मात्रा या आवेश जब फ्लो होती है तो इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। अगर डिफाइन करना चाहें तो आप कहेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये आप ऐसे हिंदी में कह सकते हैं आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर का मतलब कि पर सेकेंड कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, मतलब 10 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ, 20 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ, 50 सेकंड में कितना चार्ज, यानी कि एक टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ, यानी कि चार्ज के फ्लो होने की जो रेट है पर टाइम कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसी को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। या सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे जो चार्ज फ्लो होगा तो इस फॉर्म को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, सिंपल। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? हिंदी में अगर देखेंगे तो क्या कहेंगे? आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्या लिखेंगे? एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में। अगर वेल मेंटेन डिफिनीशन बढ़ाना चाह रहे हैं तो इसमें एक चीज़ और बढ़ा लीजिए, एक निश्चित दिशा में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसको इंग्लिश में लिख लीजिएगा, इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड क्या? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक, ठीक है। ये किससे प्रदर्शित किया जाता है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। इसको आगे बढ़ा लीजिएगा, लिखेंगे क्या? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, ठीक है। एंड इट्स यूनिट इज एम्पियर। ध्यान दीजिएगा, इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। यानी कि इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ये देखिए, तो फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि आप कह रहे हैं क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि dQ/dt, यही आपका क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। इसका मात्रक क्या है? एम्पियर है। तो ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा बात समझने वाली है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक सर्किट बना लेते हैं और यहाँ पे हम डीसी सप्लाई दे देते हैं प्लस माइनस, तो आपकी करंट क्या होगी? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर क्या होती है करंट? ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर करंट हमेशा क्या होती है? फ्लो होती है करंट। लेकिन चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन हमेशा जो होती है करंट फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। ऐसा क्यों होता है, इस बात को यहीं आपको क्लियर कर लिया जाएगा। तो देखिए, ये जो करंट है, ये जो डिफिनीशन होता है करंट का, एक कन्वेंशनल करंट का डिफिनीशन होता है। यानी कि जो करंट होती है ये मानी जाती है कि ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने के डायरेक्शन में फ्लो होती है। यानी कि जो डिफिनीशन दिया जाता है फ्लो ऑफ चार्ज, तो वहाँ पे चार्ज के आगे एक शब्द पॉजिटिव नहीं लिखा जाता है, लेकिन ये माना जाता है कि जो करंट का डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने के डायरेक्शन में होता है। यानी कि
अगर यहाँ पे ये जो Q है अगर प्लस होगा तो करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो होगी, लेकिन अगर यहाँ पे Q के जगह पे अगर इलेक्ट्रॉन होगा ना दोस्तों तो यहाँ पे निगेटिव सिंबल आ जाएगा, यानी कि ये जो निगेटिव होगा ये रिप्रेजेंट करेगा कि जो ये करंट है वह इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी। इसलिए इलेक्ट्रॉन पे चूंकि निगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन निगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है और करंट इसके विपरीत फ्लो होती है, क्योंकि यह माना जाता है कि अगर इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो हो रहा है तो प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर फ्लो होगा, तो करंट भी इसी डायरेक्शन में क्या होगी, फ्लो होगी। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है इसीलिए आपका करंट का जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है। दोस्तों ये चीज़ तो बिल्कुल यहाँ क्लियर हो गई कि हमेशा करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव फ्लो चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में ही माना जाता है। ये होता है इसका डेफिनेशन, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फार्मूले में सीधे लिख सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, या लिख सकते हैं इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम करंट को इसके टाइप्स के बारे में अगर हम देखते हैं, अगर हम इसके टाइप्स के बारे में देखते हैं तो इसके दो टाइप होते हैं। टाइप्स ऑफ करंट के अगर हम देखते हैं, टाइप्स ऑफ करंट, ठीक है, मतलब धारा के प्रकार। कि अगर इसके हम प्रकार की बात कर लें तो इसके दो प्रकार होते हैं। पहला होता है दोस्तों अल्टरनेट करंट। क्या होता है, अल्टरनेट करंट, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा का जो सिंबल होता है वो देखिएगा, इसको हम पूरे इसका जो ग्राफ होता है प्रत्यावर्ती धारा का, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये आपका टाइम हो गया, और ये क्या हो गया आपका मैग्नीट्यूड हो गया। मान लीजिए कि एक बल्ब हमने लगाया और ये इसका फेज है और ये तार इसका क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो डिफिनीशन के अनुसार क्या होता है, वह धारा जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ बदलता रहता है। मान लीजिए एसी करंट है और इसका ये मैक्सिमम मान लीजिए 6 एम्पियर है। क्या है, मान लीजिए मैक्सिमम वैल्यू 6 एम्पियर है। तो अल्टरनेट करंट जब सर्किट में फ्लो होती है तो 6 एम्पियर ऐसे नहीं रहती है। वो जो करंट फ्लो होती है वो जीरो से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि करंट 0 से 6 तक लगातार बढ़ेगी। 0 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 6 एम्पियर तक लगातार करंट क्या होगी, बढ़ेगी पहले। अब फिर 6 से फिर करंट लगातार घटना शुरू होगी, 6 5 4 3 2 1 0, यहाँ पे करंट फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये जो मैग्नीट्यूड है, जो मान है, लगातार बढ़ा फिर घट के क्या हो गया, 0 हो गया, लगातार बदल रहा है। ध्यान दीजिए, परिमाण इसका लगातार बदल रहा है, मान आपने देख लिया लगातार बदल रहा है। तो करंट का इधर फ्लो हो गई है, इधर पॉजिटिव साइकिल मतलब फेज टू न्यूट्रल, यहाँ जो करंट फ्लो हुई फेज टू न्यूट्रल फ्लो हो गई। अब जब नेगेटिव डायरेक्शन में हम जाएंगे ना तो यही करंट 0 1 2 3 4 5 6 अब नेगेटिव डायरेक्शन यानी कि न्यूट्रल से फेज। अब देखो करंट अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा, यहाँ पे पहले करंट फेज टू न्यूट्रल आया, अब करंट न्यूट्रल से फेज जाएगा, न्यूट्रल से फेज जाएगा। जब न्यूट्रल से फेज जाएगा तब भी करंट 0 1 2 3 4 5 6, अब फिर ये करंट घटना शुरू होगा, 5 4 3 2 1 0, फिर ये करंट 0 होगा। यानी कि अल्टरनेट करंट वह करंट होता है जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ बदलता रहता है। परिमाण तो बदला ही बदला, लगातार मान बदल रहे हैं, और दिशा एक बार फेज टू न्यूट्रल फिर न्यूट्रल से फेज, यानी कि फेज टू न्यूट्रल न्यूट्रल से फेज, यानी कि वह धारा जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों टाइम के रिस्पेक्ट में, अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो हम बहुत आसानी से डिफाइन भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए वह करंट, यहाँ लिख सकते हैं वह करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है, दोनों
टाइम के रिस्पेक्ट में, दोनों टाइम के संदर्भ में या टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता रहता है। क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। क्या कहलाता है? प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेट करंट कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्टरनेट करंट कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्टरनेट करंट कहलाता है। ठीक है, तो देखिए अगर एक साइकिल की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा, एक साइकिल हो गया, एक पॉजिटिव पल्स एक निगेटिव पल्स के कपल को एक साइकिल कहते हैं। फिर देखिए दूसरी साइकिल, फिर देखिए तीसरी साइकिल। तो ऐसे ही एक सेकेंड में जितनी साइकिल ये बनाएगी उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की हम बात कर लें ना, इसका मतलब कि एक सेकेंड में 50 साइकिल ये कवर कर रही है। ये साइकिल आपकी एक सेकेंड में कितनी? 50 साइकिल। अब एक साइकिल में आप देख रहे हैं यहाँ भी करंट जीरो, यहाँ भी 2 बार करंट जीरो हो रही है एक साइकिल में। तो 50 साइकिल में 100 बार करंट जीरो होती है, यानी कि एक सेकंड में सर्किट में 100 बार करंट जीरो होती है। अगर बल्ब है तो 100 बार वो जलेगा, 100 बार बुझेगा। अगर वो कोई डिवाइस है तो 100 बार ऑन होगा, 100 बार ऑफ होगा। तो ये अल्टरनेटिंग करंट की पहचान है। और ये ऐसी पावरफुल करंट है कि कभी इसको स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि पॉजिटिव साइकिल में जितना बैटरी को चार्ज करेगा, निगेटिव साइकिल में पुनः डिस्चार्ज कर देगा। कभी भी इसके सहायता से किसी डिवाइस को चार्ज नहीं कर सकते। चार्ज करने के लिए हमेशा डीसी सप्लाई ही अप्लीकेबल होती है। तो ये हो गई आपकी अल्टरनेट करंट, इसका डिफिनीशन, ग्राफ, इससे रिलेटेड टर्म, ये सारी बातें। क्योंकि करंट है तो करंट के टाइप्स भी देखेंगे, डिफिनीशन भी देखेंगे, और इसके बारे में भी हमने आपको बता दिया। अब ये लास्ट आपका रह गया क्या? डायरेक्ट करंट। क्या? डायरेक्ट करंट। अब डायरेक्ट करंट को देख लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? डीसी। क्या कहते हैं? दिष्ट धारा। क्या कहते हैं? दिष्ट धारा। इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट। क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट। तो ये क्या होती है? डिस्ट धारा। डिस्ट धारा का अगर हम ग्राफ देखेंगे ना, तो ग्राफ देखेंगे तो एक निश्चित डायरेक्शन में, अगर ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है ये लाइन, और ये लाइन, मैग्नीट्यूड का मतलब मान, यूनिट के साथ, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ जो मान, जैसे 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 50 एम्पियर, और ये क्या होती है? टाइम। और ये है आपका डीसी का ग्राफ। मतलब क्या है कि अगर मैग्नीट्यूड डीसी में मान लीजिए 4 एम्पियर है, तो टाइम बढ़ाते जाइए 4 एम्पियर ही फ्लो होता रहेगा। ठीक है, डायरेक्शन में फिक्स होगा। मान लीजिए कि हमने बैटरी, हमेशा स्टोरेज डिवाइस से हमको क्या मिलता है? डीसी सप्लाई मिलता है। मान लीजिए बल्ब हमने लगा दिया, तो हमेशा 4 एम्पियर करंट प्लस से माइनस की ओर, जब तक बैटरी चार्ज है, डिस्चार्ज होगी तो कम हो ही जाएगा, लेकिन जब तक फ्लो हो रहा है, चार्ज है, तब तक 4 एम्पियर की करंट प्लस से माइनस की ओर ही फ्लो होगी, माइनस से प्लस की ओर नहीं फ्लो होगी। ठीक है, प्लस से माइनस की ओर, और 4 का 4 ही एम्पियर करें, यानी कि दिशा भी फिक्स है, और इसकी मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों टाइम, जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों क्या होती है? स्थिर होती है, फिक्स होती है। इसमें कोई साइकिल ही नहीं, फ्रीक्वेंसी जीरो है। हमेशा डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जीरो होती है, क्योंकि कोई साइकिल ही नहीं, कोई चेंजिंग ही नहीं है। इसको अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? वह करंट, क्या करेंगे? वह करंट जिसका जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होते हैं? दोनों टाइम के रिस्पेक्ट में, दोनों टाइम के रिस्पेक्ट मतलब दोनों टाइम के संदर्भ में, दोनों टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, स्थिर होते हैं। क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। तो ध्यान देना है, ये है डीसी सप्लाई। तो आपके घर में जो इन्वर्टर लगा है क्या करता है? पहले एसी को डीसी में बदल के बैटरी को चार्ज करता है, फिर बैटरी के डीसी को एसी में बदल के सप्लाई घर में देता है। वो नॉट गेट पे काम करता है। जैसे घर में सप्लाई आई, इनपुट हाई हुआ, इन्वर्टर का आउटपुट जीरो हो जाता है, इन्वर्टर आउटपुट देना बंद कर देगा। ठीक है, जैसे सप्लाई गई, इनपुट जैसे जीरो हुआ, इन्वर्टर का आउटपुट हाई हो जाता है, इन्वर्टर अपनी सप्लाई घर में देना शुरू कर देता है। इन्वर्टर पहले एसी को डीसी बदल के बैटरी को चार्ज करता है, फिर बैटरी के डीसी को एसी बदल में आपके घर में सप्लाई करता है। तो ये आपका क्या हो गया? डीसी करंट। ये हो गया डीसी करंट का डिफिनीशन। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं।
अब एक बात और इसमें हम बता देते हैं, फिर ये चैप्टर यहीं पे क्या होगा, फिनिश होगा, फिर आगे हम आगे बात करेंगे रेसिस्टेंस के बारे में। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻⁹ क्या होते हैं, कूलाम होते हैं, ये तो आप जान गए। अगर आपसे ये पूछा जाए एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कैसे डिफाइन करेंगे, ये ऐसे डिफाइन होता है, ठीक है। इसमें ऊपर 10 का गुणा करेंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे 16 हो जाएगा, या 10 के पावर 19 हो जाएगा। इसको भाग देकर देखिएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, भाग देकर देखिएगा कितना आ जाएगा, ये 8 में 5 का भाग दीजिए, तो पहले तो पॉइंट होगा, जीरो होगा, तब ना 8 × 6 = 48, 5 × 10⁻⁴ क्या हो गया, 19। 2 अंक आगे करिए तो सॉल्व करिए, ये आपका क्या है 10 है ना, तो ये 10 है, तो ऊपर आ गया ये, इसको हल कर लीजिएगा तो आपको आएगा 6.25 × 10⁻⁻80। ये हो गया इसका, ठीक है। देखिएगा इसको जब भाग करेंगे तो यहाँ जीरो नहीं होगा, ये जीरो नहीं होगा, 0.625 है, ये पॉइंट आगे जाएगा तो यहाँ पे एक कम हो जाएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इतने इलेक्ट्रॉन आपके होते हैं, क्या होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक कूलाम में अगर डिफाइन करेंगे तो इतने आपके क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो कहीं कहीं आपको एक देखने को मिलेगा, तब इसमें कंफ्यूज ना हो जाएगा। इस प्रकार से यह चैप्टर यहीं पे क्या होता है दोस्तों, फिनिश होता है। इसमें हमने आपको पूरा चीज़ों को बताया, सिलेबस से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स थे, जैसे चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, उसको तो मैं डिफाइन किया ही। आपका इंटरेस्ट इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में अच्छा बने, इसलिए और भी चीज़ों को ऐड किया, आगे आपके सिलेबस के अनुसार चलेगी दोस्तों। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। धन्यवाद।